एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेल्स के बारे में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, बाद में हम आगे के चैप्टर्स को अध्ययन करेंगे। तो सेल्स हमारे क्लास 9th के चैप्टर 5 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में देखने को मिलता है। क्लास 11th के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में देखने को मिलता है। और सेल्स दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया जैसी चीज़ें आती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में मौजूद होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वॉल का होता है और दूसरा एक हार्डनेस का होता है। अब जो हार्डनेस की बात है, प्लांट सेल में हार्डनेस ज़्यादा पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सॉफ्ट सेल पाई जाती हैं। और इसमें हमारे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो एक प्रमुख डिफरेंस करता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल एक यूनिसेलुलर होती है जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो मल्टीसेलुलर और लीनियर भी होती है। इस तरह से हम डिफरेंस देख सकते हैं दोनों सेल्स में। आगे हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स, जो एक प्रमुख चीज़ है। क्रोमोसोम्स सबसे पहले एक सेल, उसके बाद सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए के अंदर बेसिक पेयर्स देखने को मिलती है। ये हमारी हम आगे अब पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी और उसने इसमें एक कॉर्क, एक सब्सटेंस जो एक ट्री की बारक में मिलता है, ये एक सेल्फ डिज़ाइन थी और सेल को लैटिन वर्ड में लिटिल रूम के नाम से भी जानते हैं। सेल एक बेसिक बॉन्डिंग यूनिट है सभी जीवित ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसका जो बैकग्राउंड है देखने को मिलता है हम सेल का, वो इस तरीके से हैं। 1674 में लीeuwenhoek ने फ्री लिविंग सेल्स का एक तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर डिस्कवर किया था। 1871 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज की थी सबसे पहले। सेल थ्योरी जो कहती है ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स, सेल लाइफ फंडामेंटल यूनिट, वो हमारी स्केल्डियन ने 1838 में और सेहॉन ने 1839 में दी थी। जो इनोवेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1941 में, वो रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड कंप्रीहेंड द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो इस सेल के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को दिखाता है, इसके डाइवर्स ऑर्गेनेल्स को। इन यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमोबिया, कैल्मीडोमोनास, पेरीमोल्सियंस, बैक्टीरिया और सिंगल सेल जो कंस्टिट्यूट करती है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को। मल्टीसर्कुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी सेल्स जो एक साथ इकट्ठा रूप से सिंगल बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं एवरी मल्टीसर्कुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ बिकम ए सिंगल सेल एज सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल of their own kind. All cells becomes pre-existing cell. Size and the shape of the cell. Cell shape and size are closely linked to the specialized function. Certain cells have distinct constituent shapes that have suited their specific role. For instance, nerve cells exhibit दर्शाती है characteristic shapes specialized function को। तो क्या है सेल एंड शेप, क्या है इस चीज़ को दिखाया गया है। सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल हैज़ ए डिफरेंट कंपोनेंट
specific function with the cell, such as removing waste from cell, making new material in cells. So these compounds are known as cell organelles. सेल organelles के बारे में बताया गया है क्या है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी जो सेल्स हैं ये सेल के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। इसके अंदर का फंक्शन जो हमें दिखाता है। इच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक विशेष फंक्शन को दर्शाता है। दिस आर विटल फॉर द प्रॉपर फंक्शन। ये ज़रूरी होते हैं हमारे प्रॉपर फंक्शन काम करने के लिए सेल की। दिस ऑर्गेनल्स एक साथ इकट्ठा होकर एक बेसिक यूनिट है जो सेल की। ऑल द सेल्स, सभी जितने भी सेल हैं, सेम ऑर्गेनल्स। फ्यू, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। 3 फीचर्स हम देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रिप्टोप्लाज्म। क्रिप्टोप्लाज्म एक प्रकार का लिक्विड होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटमोस्ट लेयर ऑफ द सेल के सबसे बाहरी हिस्से की जो सेल उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और विच एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बैरियर है हमारे इंटरनल ऑफ द सेल के एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन आउट ऑफ द सेल। ये कुछ सब्सटेंस को सेल्स से हमारे अंदर ले आती है और कुछ सेल्स के बाहर ले जाती है। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये सुधार करती है उन गतिविधियों को जो अदर पदार्थ होते हैं। सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज स्लेटली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स का लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहलाती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउ अस टू engulf food or other substance for surrounding this process are forced endocytosis amphibia for instance obtain a food there these mechanisms. तो the membrane can be seen through an electron microscope only. Some substance like carbon dioxide or oxygens can more across the cell membrane by the process called diffusion. अब diffusions क्या होती है? कोई चीज़ ज़्यादा किसी चीज़ से के प्रति आकर्षित हो, मतलब जैसे परफ्यूम है वो छिड़कते हैं तो बाहर एरिया में उसकी सुगंध नहीं होती, तो जहाँ ज़्यादा सुगंध है वहाँ से जहाँ नहीं है वहाँ तक चली जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति को डिफ्यूज़न कहा जाता है। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इस तरीके से हम आज का ख़त्म हुआ। आगे पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे।